हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आपने थंबनेल सही देखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का मैट्रिक यानी PMM पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, VVI क्वेश्चन है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 2013 का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, केमिस्ट्री सेक्शंस का आपका PMD कहिए या इसको PMM की पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन सही है। तो चलिए समय गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको बताना है कि आपका इन E = mc² में C क्या है आपका, ठीक है। तो C आपका क्या है? प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। नवरत्न में प्रकाश की तीव्रता यानी वैक्यूम में, ध्वनि की तीव्रता, हवा में ध्वनि की तीव्रता। तो आपको बताना स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, कि स्पीड ऑफ साउंड है, कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। तो E = mc², ठीक है। ये जो आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था फॉर्मूला, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी ये, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसी पे हम लोग का आधारित है न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स। ये C क्या दर्शाता है? तो C आपका दर्शाता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपका करेक्ट आंसर होगा यानी A। अब आपको कमेंट करके बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वैक्यूम में आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि आपका वैक्यूम में कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैट्रिक लेवल में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैट्रिक लेवल में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास Z है, रिप्रेजेंट कर रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूला में Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सब बहुत ही हलवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली हो जाएगा आपसे। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपको बताना है कि Z क्या है। तो Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और A का मतलब क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर बोल सकते हो या मास नंबर बोलिए। फॉर एग्जाम्पल में ले लो कार्बन का, फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 ले लो, ठीक है। तो ये हो गया Z, ये हो गया आपका A ऊपर वाला। तो Z क्या हो गया आपका 6 और A क्या हो गया 12। आपका Z यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका D यानी परमाणु संख्या। ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ था? परमाणु द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियॉन्स का संख्या या परमाणु संख्या, ठीक है। तो ये आपका D हो गया परमाणु संख्या। अगर यहाँ पे A पूछ रहा होता तो क्या बोलते? ऑप्शंस तब ट्रिकी था। आप लोग देख रहे हो मास नंबर तो बोलते ही है, चलो A को हमको पता है एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियॉन्स नंबर भी बोल सकते हो, इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि A आपका किस चीज से बना हुआ है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियॉन्स
मैंने पढ़ा रखा है आपको प्रीवियस क्लासेस में भी। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है आपका, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। कहाँ पे, तो नाभिक में, न्यूक्लियस में। तो ये आपका कहाएगा क्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियॉन नंबर्स भी। तो कभी अगर मास नंबर ना दिया हो, न्यूक्लियॉन्स नंबर दिया हो, तो न्यूक्लियॉन नंबर्स भी आप लोग करेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मास नंबर दे रखा है, तो अगर ए के बारे में पूछेगा कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, तब आप लोग मास नंबर देना। अगर मास नंबर नहीं रहेगा तो न्यूक्लियॉन नंबर्स भी आपका, यानी बी ऑप्शंस भी, द्रव्यमान संख्या और न्यूक्लियॉन संख्या दोनों सही हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स करके पूछे तो उस केस में भी आपको सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का किए हम लोग, उससे ये मैच करता है। आइंस्टाइन का जो एनर्जी मास रिलेशनशिप हम लोग किए, यानी E=mc² वाला अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए कि उसमें C क्या है, तो यहाँ पे आइंस्टाइन की ऊर्जा द्रव्यमान का संबंध है, तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है। तो E=mc², तो ये कैपिटल M दे रखा है, एक स्मॉल m दे रखा है, तो स्मॉल m वाला, ठीक है, स्मॉल m वाला आपका सही होगा। E=mc², ठीक है। m क्या है आपका, m क्या है बताइए, मास है, ठीक है, और ये आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में लगने वाली न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस है नाभिकीय ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियॉन्स ऊर्जा या समयोजी ऊर्जा। तो ठीक है, सो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है कि यू हैव टू गिव द आंसर दैट फॉर सेपरेटिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को यानी हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एंड फॉर सेपरेटिंग दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस से यानी नाभिक से निकालने के लिए हम लोग कौन सा मिनिमम एनर्जी जो यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियॉन एनर्जी या एकोमोडेटिव एनर्जी। तो नाभिकीय ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियॉन्स ऊर्जा, समयोजी ऊर्जा। तो हम लोग कहते हैं उसे बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियस से आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नाभिक से निकालना या उसको कॉन्स्टिट्यूट पार्ट में तोड़ना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या लगता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या एग्जांपल होगा, एग्जांपल नहीं मतलब आपका यहाँ पे इसका डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी का ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में जो इतनी ऊर्जा लगती है उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी करते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव और ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज binding energy. So this was your question number 4. Now we will move to question number 5, and that is also a very easy question. Number 5, द्रव्यमान में कमी मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वैसे यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ, भार स्पेक्ट्रोग्राफ, आपका स्पेक्ट्रोस्कोप, या डी आपका ऑसिलोग्राफी। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिडक्शन इन मास, मास में रिडक्शन के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज करते हैं। ठीक है, भार स्पेक्ट्रोग्राफ, आंसर क्या होगा, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे हम लोग रिडक्शन, हमारे जो द्रव्यमान में कमी आती है इसको नापने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेट तो नाप सकते हैं, वेट हम लोग नाप सकते हैं। वेट क्या होता है, mg होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन पुल जो होता है, और मास। लेकिन मास में रिडक्शन के लिए हम लोगों को एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ आता है, उसके मदद से, इंस्ट्रूमेंट की इस यंत्र के मदद से हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चंस का जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे। अगर इजी लग रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका मैट्रिक लेवल का तैयारी अच्छी चल रही है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि आपका यहाँ से पूछ दे, क्योंकि पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल्स का क्वेश्चन भी आपका इंटरमीडिएट स्तर में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो माई डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ
1 mg of matter is completely converted into energy, then the energy produced it. यानी आपको यहाँ बताना है यदि 1 मिलीग्राम द्रव्य को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो तब उत्पन्न ऊर्जा कितनी होती है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए कि आपको 1 मिलीग्राम दे रखा है, गिवन क्या है आपको क्वेश्चंस में 1 मिलीग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम क्या दे रखा है, मैटर, ठीक है। तो वो जो मैटर है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है आपका एनर्जी में, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, देन आपका यानी 1 मिलीग्राम मैटर पूरा एनर्जी यानी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस ऊर्जा का मान कितना होगा, तो उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको गिवन ऑप्शन है ए 9 × 10⁻11 जूल्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका 9 × 10⁻10 जूल्स, फिर सी है आपका 6 × 10⁻10 जूल्स और डी है आपका 8.5 × 10⁻10 जूल्स। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, 1 मिलीग्राम मैटर है, ठीक है। सो 1 मिलीग्राम मैटर है, तो हेयर आप लोग लिख सकते हो आपका जो मास दे रखा है 1 मिलीग्राम है, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो मिली क्या होता है आपका 10⁻³ होता है, ठीक है, ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा -3 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 × 10⁻6 kg, ठीक है। मिली का मतलब क्या होता है 10⁻3, करेक्ट है। सो अब यहाँ पे आपको एनर्जी कन्वर्जन है, तो ये आपका आइंस्टाइन के ऊपर ही है, E = mc वाला जो फॉर्मूला था एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, मास और स्पीड ऑफ लाइट पे। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, सो यही फॉर्मूला आपका। सो आप पुट कर दीजिए वैल्यू 1 × 10⁻6 kg और यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका इंटू कर दीजिए 1 × 10⁻6 इंटू 9 × 10⁻16। तो इसको करने के बाद आ जाएगा 9 × 16 - 6 यानी 9 × 10⁻10 जूल्स, ठीक है। तो आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 9 × 10⁻10 जूल आपका एनर्जी हो जाएगा। सो ये था बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देख लेते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट करके फिर से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा बैक करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि SI यूनिट ऑफ वर्क इज, यानी आपको वर्क का यानी कार्य का आपको SI इकाई बताना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कार्य का आपका SI यूनिट क्या होता है। तो वाट होता है, कैलोरी होता है, जूल होता है या एम्पियर होता है। तो कार्य का आपका क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन, यूनिट्स के ऊपर आपका क्वेश्चंस आता है, ठीक है। PMM या इसको पैरामेडिकल डेंटल कहिए, यानी 10th लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछता है ये। सो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। सो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जूल, ठीक है। जूल आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सो वर्क का क्या हो गया, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि रिएक्शंस in which a higher nuclear splits into 2 medium sized nuclei and generates an infinite amount of energy, यानी आपका क्रिया जिसमें एक उच्च नाभिक 2 मध्यम आकार के नाभिकों में टूटता है और असंख्य मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक क्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, केमिकल रिएक्शन या चेन रिएक्शन। तो आपको बताना है कि क्या हो रहा है, रिएक्शंस इन विच हायर न्यूक्लियर स्प्लिट्स इनटू 2 मीडियम, ठीक है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। सो वो किस केस में होता है, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, फिजन, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल गया, स्प्लिट्स, स्प्लिट्स मतलब क्या होता है, फिजन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि आपका एक आपका कोई भी
कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व आपका टूटता है दो तत्वों में और आपका इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में यूरेनियम 235 टूटता है तो थोरियम प्लस आपका क्या बनाता है, रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। तो ये होमवर्क है, यूरेनियम 235 आपका टूटता है तो थोरियम प्लस क्या बनाता है, दोनों का एटॉमिक नंबर लिखिएगा तो कमेंट्स में, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये आपका रिएक्शंस है, ठीक है। यूरेनियम 235 टूटता है तो क्या बनता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब फ्यूजन तो आपको समझ में आ गया। फ्यूजन क्या होता है, जब दो जुड़ के आपस में एक बनाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो हमारा सूर्य है सन में, ये दोनों एनर्जी चलती है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही हमारा सन हमेशा इतना हॉट रहता है, ठीक है। वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होते रहती है फ्यूजन और फ्यूजन के माध्यम से, ठीक है। इसका भी एक डिटेल में रिएक्शन है तो कभी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बात समझ लीजिए बात को कि सन इतना एनर्जी क्यों रिलीज करता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर आर कॉल्ड, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस या डी न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई। सो प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं अदर भाषा में, न्यूक्लियॉन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। ए आपका करेक्ट हो गया, न्यूक्लियॉन्स। ये मैंने बेसिक में भी आपको ये बता रखा है बेसिक क्लासेस में, ठीक है। तो पैरामेडिकल वाला भी जाके कीजिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं पहली बार देख रहे वीडियो को, प्लेलिस्ट में आपका बिहार का पूरा अच्छे से मैंने करा रखा है पैरामेडिकल का। सो पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल या पीएमएम, यानी पीएम और पीएमएम दोनों, कंप्लीट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी। तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स कराना ही हमारा मोटिव है और मेन है कि आपको एक एक ऑप्शन समझ में आए, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक, न्यूक्लियोलस तो बायोलॉजिकल टर्म, न्यूक्लियाई भी आपका बायोलॉजिकल टर्म हो गया। सो आपको इसी तरह से पूरा सब क्वेश्चंस आपको डिटेल में मिलेगा, जिसकी तैयारी आपके मतलब एक क्वेश्चंस के बराबर आप कर रहे हो तो उसका मतलब 4 क्वेश्चंस की उसमें तैयारी हो रही है। तो आप 10 क्वेश्चंस अगर यहाँ कर रहे हो सो मतलब आप मान के चलिए एक बार में 40 क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस कर रहे हो यहाँ पे। सो हम हमेशा हर ऑप्शंस को वेल डिस्क्राइब और डिस्कस करते हैं, खासकर प्रीवियस ईयर्स को, ठीक है। सो ऐसी तरह की क्लास करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। टेलीग्राम चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको सारा स्केड्यूल, टाइमिंग्स और मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट कराया जाता है और स्टार्ट भी होने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि आपका एक पाइप in the shape of a coil in a heat transfer of a nuclear plant carrying water because नाभिकीय आपका संयंत्र के ताप स्थानांतरता में पाइप का जो आकार है, एक पाइप अंदर पानी में ले जाता है क्योंकि पाइप की लंबाई बढ़ने के लिए, पाइप के आधार देने के लिए, ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या के अंदर अधिक क्षेत्र पाने के लिए। तो कौन सा आपका करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो ऊर्जा को, अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम लोग पाइप को, कॉइल्स को, शेप को हम लोग न्यूक्लियर प्लांट में वाटर कैरी करवाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। तो चलिए क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह के क्लास पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर बिहार, झारखंड, यूपी फॉर पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर स्टडिंग एट पीपीआई ट्यूटोरियल। बाय बाय।